हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करेंट ट्रेंड्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां क्या है। ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां क्या है, मतलब इकोनॉमी वर्तमान में, मतलब कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम मार्च के पहले लिखते तो एक अलग आंसर लिखा होता। तो जो भी आंसर आपको पास है इस क्वेश्चन का, आपने जो पहले लिखा है या पहले पढ़ा है आपने इकोनॉमी, तो उसमें मैं जो लेटेस्ट डेटा और फिगर्स और स्टैटिक्स जो इस वीडियो में मैंने बताया है उससे आप अपना आंसर अपडेट कर लेना, क्योंकि अब ये इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ग्लोबली चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कोविड के कारण पूरी दुनिया में एक रिसेशन टाइप का माहौल है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बहुत घट गई हैं। तो अब जो करंट ट्रेंड्स हैं इकोनॉमी के बहुत चेंज हो गए हैं। तो हम यही चेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे इंडिया की इकोनॉमी के संदर्भ में। ठीक है, तो जो भी डेटा और फिगर्स डाला है वो लेटेस्ट है, उसको आप अपडेट कर लेना। और ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन लिखना है कि पहले क्या स्थिति थी और कोविड-19 के बाद अब दुनिया में क्या स्थिति हो गई है। ठीक है ना। तो मेजर ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां क्या है, हमको वो प्रवृत्तियों की बात करनी है कि अब कौन सा लेटेस्ट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो फर्स्ट ट्रेंड जो आपको याद रखना है हमेशा, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में किस चीज के लिए जानी जाती है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मतलब सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है कौन सी, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में। इस चीज के लिए जाना जाता है। पहले चाइना हुआ करती थी सबसे तेज अर्थव्यवस्था, लेकिन बाद में फिर भारत फर्स्ट रैंक पर आ गया है। ठीक है ना। तो दो तरीके से हम मापते हैं। पहला तो हम देखते हैं जीडीपी को, एक तो नॉमिनल प्राइस पर देखते हैं और दूसरा देखते हैं हम परचेसिंग पावर, मतलब पीपीपी के आधार पर देखा जाता है। ठीक है ना। तो आईएमएफ ने जो 2020 के लेटेस्ट डेटा दिए हैं उस पर उसने बताया है कि देखो 2020 में अभी जीडीपी के आधार पर इंडिया की जो रैंक है वो पीपीपी के आधार पर थर्ड है और नॉमिनल जीडी के आधार पर फिफ्थ रैंक में आती है पूरी दुनिया में। मतलब 3.2 ट्रिलियन इकोनॉमी की जीडीपी है भारत की। ठीक है ना, 2020 में। और ये डेटा किसने दिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दिया है। ठीक है ना। और पीपीपी के आधार पर 11.32 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है भारत की। अब आपको पता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नॉमिनल जो होता है ये वर्तमान का होता है, प्रेजेंट का होता है, जिसमें हम इन्फ्लेशन को काउंट कर लेते हैं, मतलब भारत की जो वर्तमान महंगाई जो होगी उसको मान लेते हैं। और दूसरा नॉमिनल के अलावा दूसरा क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस पर होता है। कांस्टेंट प्राइस भारत में हमेशा 2011-12 के आधार पर लिया जाता है। इसको बाद में लेटेस्ट चेंज करके 2017-18 भी कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम कंपैरिजन कर पाते हैं 2011-12 में, फिर 12-13 में, फिर 13-14 में किस प्रकार से चेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो और वर्तमान में जो अभी हम जैसे मुझे 2019-20 की जीडीपी निकालनी है तो मैं प्रेजेंट में निकालूंगा। तो अभी 5% की अगर महंगाई होगी तो आप देखोगे कि ये 5% की महंगाई के कारण जीडीपी ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ज्यादा आती है। ठीक है ना। तो वो जो जीडीपी होती है वो वास्तविक नहीं होती है, इसलिए नॉमिनल का डेटा बहुत कम उपयोग किया जाता है। मोस्टली आप देखोगे जो जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह में जीडीपी का डेटा भारत में यूज होता है वो हम यूज करते हैं कांस्टेंट प्राइस पर। ठीक है ना, मतलब स्थिर दरों पर, स्थिर वर्ष पर जो होता है कांस्टेंट प्राइस पर हम जीडीपी का डेटा उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स ईयर को फिक्स कर देते हैं और उससे कंपैरिजन करके देखते हैं कि इस ईयर के संदर्भ में हर साल कितने परसेंट की ग्रोथ हो रही है। ठीक है ना। तो यही बात मैंने हिंदी में भी बताई है कि जीडीपी जो नाम मात्र का जिसको हम कहते हैं नॉमिनल 3.2 ट्रिलियन की है और ये पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आती है। और हम क्रय शक्ति समानता की बात करें, पीपीपी की बात करें, तो 11.32 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है भारत की, तो दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी कही जाती है। क्रय शक्ति समानता आपको यदि नहीं पता है तो मैं आपको साधारण सी भाषा में बता देता हूँ कि आपको मान लो एक बास्केट में 5 चीजें रखी हुई हैं, वो आप अमेरिका में खरीदते हो और वही चीज, वही 1 2 3 4 5 चीजें भारत में खरीदते हो। अगर आपको सेम पैसे लगते हैं अमेरिका में और भारत में तो दोनों की इकोनॉमी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इस आधार पर तय किया जाता है, मतलब पैसे की वैल्यू के आधार पर न देखकर हम ये देखते हैं कि उस कीमत में अपने देश में आप क्या क्या चीजें खरीद सकते हो। जो अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति अगर वही 5 चीजें अमेरिका में खरीद सकता है और भारत में रहने वाला व्यक्ति वही सारी चीजें भारत में खरीद सकता है, तो दोनों बराबर जो है इनकी क्रय शक्ति बराबर हो जाएगी। भले ही प्राइस का बहुत डिफरेंस हो सकता है उसके लिए यहाँ $50 देना पड़ रहे हो और यहाँ ये व्यक्ति जो है लगभग 100 रुपए में वो चीजें खरीद पा रहा हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हम उन चीजों को देखते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रय शक्ति समानता। उन्हीं चीजों को खरीदने की शक्ति जो है, जो
पावर है परचेस करने की, उसमें पैरिटी है कि नहीं, समानता है कि नहीं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि भारत में चीज़ें बहुत सस्ती हैं और जो लोग हैं आसानी से वो चीज़ें खरीद पाते हैं, इसलिए अचानक से जीडीपी जो भारत की बढ़ जाती है। तो नॉमिनल देखें तो 3.2 हो जाती है, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी पर आप देखें तो अचानक से बहुत बढ़ के 11.32 हो जाती है। तो जो मेजर ट्रेंड है इंडियन इकोनॉमी का है कि बहुत तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और लगातार गवर्नमेंट ने प्रयास भी किए हैं। जैसे आप देखोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है 2019 का, उसमें 63rd रैंक पर भारत सुधर के आ गया है। इसके पहले 77th रैंक पर था 2018 में। तो आप देखोगे हर साल जो है गवर्नमेंट के एफर्ट भी है कि बिजनेस में सुधार हो और ईजी हो किसी को भी भारत में बिजनेस करना। दूसरा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये जो वो बैकड्रॉप्स होते हैं वो आधार है जिस पर किसी भी कंट्री की ग्रोथ बहुत तेज होती है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में लाया था, जो दिवालिया हो गई कंपनियों की जो भी असेट्स होती हैं, जो भी उनकी बची हुई संपत्तियां होती हैं, उनको बेचने में मदद करता है। क्योंकि हो सकता है कि उस कंपनी में जो भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हो, निवेश किया हो, लेकिन वो कंपनी डूब गई तो वो इन्वेस्ट करने वाले लोगों का पैसा भी डूब गया। तो अब जरूरत थी एक ऐसे कानून की जो बची हुई संपत्तियों को बेच दे और जितना भी पैसा मिलता है उसको उसके शेयर धारकों में वापस कर दे। इस तरीके से हम देखें कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया था। उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद से जो है भारत में बिजनेस की को अच्छा माने जाने लगा है, क्योंकि अब अगर कोई बिजनेस डूबता भी है तो भी जल्दी से उसका बंटवारा होकर पैसा जो भी बचा रहेगा वो बाकी के शेयर धारकों में या शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इस कारण से जो है एक देश में अच्छी ग्रोथ आती है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो वर्तमान में जीडीपी देखो एग्रीकल्चर जो है 15.4% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, इंडस्ट्री 23% कर रहा है और सर्विस सेक्टर भारत का इतना मजबूत है 61.5% सर्विस सेक्टर जो है भारत की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अब याद रखना कि सर्विस सेक्टर में जो होते हैं श्रम या जो लेबर होता है बहुत कम लगता है, मतलब 61% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा लोगों की संख्या है एग्रीकल्चर में, लेकिन वहां पर आप देखोगे कि बहुत कम कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, केवल गुजारा कर रहे हैं, वो जीडीपी में ज्यादा योगदान नहीं कर पा रहे हैं। और इंडस्ट्री भी और एग्रीकल्चर जो होते हैं ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, जबकि सर्विस सेक्टर में ज्यादा श्रम के ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखोगे कि बैंकों में 3 या 4 लोग मिलकर एक बैंक में काम करते रहते हैं और 5000 की जनसंख्या वाले ब्लॉक में भी बैंकिंग की सर्विसेज देते रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सर्विस सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन ज्यादा लोगों का योगदान उसमें नहीं होता है। तो आपको लोगों को रोजगार देना है तो आपको एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में विकास करना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर विकास हुआ है लेकिन उसमें ज्यादा लोगों को जॉब नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ये ग्रोथ रेट यहाँ पर देखिए 2012-13 देखिए लगातार बढ़ती जा रही है। 2019-20 के बाद से देखो इकोनॉमी की स्थिति ठीक नहीं है और अब तो कोविड के कारण जो है अभी लेटेस्ट डेटा जब आएगा 2020-21 का आपको पता चलेगा कि जो है ये नेगेटिव में जा चुकी है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके बावजूद जो पहले थी उससे भी कम हो गई है। और जीडीपी के बारे में भारत की में कहा जाता है कि 2025 तक भारत फिर से रिकवर कर जाएगा और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला था कि हमको 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, लेकिन वो किसी भी हालत में संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारी जो सर्वे करने वाले इंस्टीट्यूशन है वो कह रहे हैं कि 2025 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। अब लेटेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम बात करें कोविड के बाद में, तो देखो जो अप्रैल जून वाला क्वार्टर था जिसको हम क्वार्टर Q1 कहते हैं, क्योंकि भारत में जो इकोनॉमिक ईयर है वो अप्रैल से शुरू करते हैं हम, ठीक है ना। जो बजट ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है ना। तो जो Q1 होता है मतलब 3 महीने होंगे जो पहले, उसमें ये आया है कि 23.9% से इकोनॉमिक एक्टिविटी घट गई है जो इसी टाइम पे 2019 में थी। मतलब अप्रैल से जून के बीच में 2020 में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई वो 2019 के कंपैरिजन में कितनी 23% घट गई है, ठीक है ना। और अब Q2 का डेटा आएगा, मतलब अप्रैल जून हो गया, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा आएगा, मतलब जुलाई अगस्त और सितंबर का डेटा आएगा, उसको हम कहेंगे Q2। तो Q2 में ये एक्सपेक्टेशन है कि 10.4% से घट जाएगा, क्योंकि कोविड के कारण लगातार लॉकडाउन है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नुकसान में है। Q3 में ऐसा कहा जा रहा है कि 5.4% से घटेगा और Q4 में जो है 4.3% से घटेगा। तो हम चारों Q1 का मतलब पूरे साल का एवरेज लें तो लगभग इकोनॉमिक एक्टिविटीज और जीडीपी है 10% से घटने की संभावना है, ठीक ना। तो ये डेटा अच्छे से याद रखना है कि ये फर्क पड़ेगा अब ग्रोथ में। तो 2019 तक अब भारत की ग्रोथ के बारे में जो कहा जा रहा
रहा था वो मैंने पहले बता दिया, और 2019 के बाद जो स्थिति आने वाली है वो ये डेटा है जो आपको अब लिखना है, क्योंकि यहाँ से करंट ट्रेंड चेंज हो गया है। अब लगातार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ना होकर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था भी बन गया है। दूसरा जो प्रमुख ट्रेंड है वो है मार्केट साइज। हमारे देश में जो है उपभोक्ताओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, कंज्यूमर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए विदेशी लोग जब भी भारत में आते हैं और हमारे देश में जो सरकार से अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो उत्पादक हैं और वो चाहते हैं कि भारत का बाजार हमको मिले। तो आप देखोगे कि चाहे फ्रांस से आता है कोई, चाहे कनाडा से आता है, चाहे जर्मनी से आता है, यूके से आता है, तो वो भारत के आने का अच्छे संबंध बनाने का मेन रीजन जो है, जैसे फ्रांस है तो उनका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि भारत में कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं और उनके बने उत्पादों को वो खरीदेंगे। जैसे कि फ्रांस जो है जो रक्षा से संबंधित डिफेंस इंस्ट्रूमेंट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, वो भारत से राफेल के अलावा बहुत सारी चीज़ें वहाँ से खरीदेगी। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया रिटेन्ड इट पोजीशन एज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप बेस, मतलब इतने ज़्यादा कंज्यूमर हैं कि स्टार्टअप की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 9,500 के आसपास देखेंगे इनके स्टार्टअप वर्तमान में जो है काम कर रहे हैं, और हर साल लगभग 1,500 नए स्टार्टअप रजिस्टर किए जाते हैं। ऐसी नेस्कॉम की रिपोर्ट है 2019 में। तो किसी भी देश में नए स्टार्टअप के मामले में दुनिया में टॉप पर आता है हमारा देश, ठीक है ना। इंडिया हैज़ ऑल्सो विटनेस 7 यूनिकॉर्न 2019 में। 2019 में लगभग 7 यूनिकॉर्न स्थापित हुए। यूनिकॉर्न का मतलब ये ऐसी कंपनियों से होता है जिनकी वैल्यू एक साल में $1 बिलियन के बराबर हो जाती है। अगर किसी भी स्टार्टअप की कीमत जो है, उसकी वैल्यू जो है $1 बिलियन हो जाती है, तो ऐसे स्टार्टअप को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो ऐसे हर साल लगभग जैसे 2019 में 7 यूनिकॉर्न रजिस्टर्ड हुए, ठीक ना। ऐसे मिला के कुल अभी पूरे भारत में 24 यूनिकॉर्न हो गए हैं, जिनकी टोटल जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो 1 बिलियन से ज़्यादा है। टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब लोगों के पास पैसा पहुंचता है तो वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक्सपेंड भी ज़्यादा कर रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बाजार में जाकर उपभोग करना चाहते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2020 से 25 के बीच में लगभग जो स्पेंडिंग है 42% से बढ़ेगी। कुल उपभोक्ता खर्च जो होगा वो 42% से बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये डेटा आप अच्छे से याद रखना। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ट्रेंड है, वो है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया जा रहा है, मतलब चौथी औद्योगिक क्रांति, जिसमें डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन केंद्र में है। मतलब ये पूरा तरीका से सब चीज़ें कैसी हो जाएंगी, पूरी प्रोसेस को डिजिटल किया जा रहा है और ऑटोमेटेड किया जा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत जैसे देश में, मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जो है, विनिर्माण है, ये दोनों ही जहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रम मिल सकता था, भारत में विकास नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी समस्या किसकी हो गई हमारे देश में पैदा? रोजगार की हो गई, एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई। तो अब ऊपर से जब 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है तो सबसे बड़ी चिंता यही है कि ऑटोमेशन के कारण हम रोजगार अपने यहाँ के लोगों को कैसे देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी आबादी कैसी है, युवा है, और जो जॉब ढूंढने के लिए मार्केट के में जाना चाहती है, लेकिन बाजार में रोजगार नहीं है। और अब कोविड के बाद से देखो क्या होगा कि अब लोगों में एक डर पैदा हो गया है बाजार में वापस जाने का, लोग घरों तक वापस लौट आए हैं। तो जो बड़ा श्रम का हिस्सा था, लेबर का जो पार्ट था, अब इंडस्ट्रीज में वापस जाने से डरेगा। तो इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटेड मशीनें खरीदने की कोशिश करेंगी, चीज़ों को डिजिटलाइज करने की कोशिश करेंगी, और वो चाहेंगी कि ऐसी इंस्ट्रूमेंट या प्रोसेस अडॉप्ट की जाए जो लेस लेबर इंटेंसिव है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 3D प्रिंटिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, एडवांस रोबोटिक्स है और न्यूरो साइंस है। इन सब चीज़ों टेक्नोलॉजी को उपयोग करके जो है अब हम उद्योग धंधों को आगे काम कराना चाहेंगे। आपने कभी किसी कार मैन्युफैक्चरिंग को देखा हो कि कार कैसे बनती है, तो आप देखोगे कि पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है ऑटोमेटिक होती है। वहाँ पर खाली एक इंस्पेक्शन करने के लिए आदमी खड़ा होता है जो देखता है कि सब चीज़ें सही तरीके से हो रही कि नहीं हो रही हैं। तो पूरा जो फिटिंग होती है वो ऑटोमेटिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो ऑटोमेटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सेट कर दिए जाते हैं, वो रोबोटिक्स के द्वारा काम किया जा रहा है। तो पूरे देश में देखेंगे कि अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का युग है, जहाँ पर पूरी तरीके से ई कॉमर्स अब मार्केट को ले रहा है, रिटेल मार्केटिंग पूरी तरीके से अब डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हो रही है, ठीक है ना। तो जो इंडस्ट्रियल 4 है, वहाँ पर देखेंगे ऑटोमेशन और डेटा एक्सचेंज है उसके सेंटर में, वो पूरी की पूरी प्रोसेस क्या हो गई है, डिजिटलाइज हो गई है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम 1 से 4 तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पहुंचेंगे। इससे 3 में था इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ कंप्यूटर वगैरह थे और इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया गया, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स का इस्तेमाल किया गया था। उसके पहले आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हुआ था। उसके पहले मैकेनिक हुआ करते जो हाथ से चीज़ें घूमती थी, या भाप के इंजन थे, ठीक है ना, या दूसरी चीज़ें थी जहाँ हाथ का इस्तेमाल था या मैन पावर का बहुत ज़्यादा उपयोग था। और आप चीज़ें देखें कि ऑटोमेटेड होने की तरफ ये चीज़ें जा रही हैं। तो ये जो सबसे नेक्स्ट ट्रेंड देखा जा रहा है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो 4th मेजर ट्रेंड है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। सरकार चाहती है कि हम अपना हाथ है वो गवर्नेंस से पीछे खींचें। हम चाहें कि अपने आप चीज़ें गवर्न हों और गवर्नमेंट जो है वो कम से कम इंटरफेयर करे बाजार में। मतलब हम चाहते हैं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, हम चाहते हैं बाजार आधारित, मतलब मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिसेंट्रलाइज हो, मतलब राज्यों का लोकल गवर्नेंस का जो है सहायता ली जाए। तो आप नीति आयोग को देखेंगे कि जो पहले प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग आया, तो नीति आयोग में जो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स और यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं वो इसकी गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा होते हैं, इसकी प्रशासनिक परिषद का हिस्सा होते हैं। जीएसटी काउंसिल देखेंगे तो उसमें भी सारे चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं राज्यों के, उनको भी इसका भाग बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ सरकार इंडियन इकोनॉमी का करना चाहती है कि अधिक से अधिक जो है लोकल गवर्नेंस की तरफ हम उनको अधिकार दें, और राज्यों से जो है हम एक बॉटम अप अप्रोच की तहत, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो बॉटम अप अप्रोच की तरफ हम राज्यों से को भी पार्टिसिपेशन के लिए आगे लेके आए। 5th ट्रेंड है प्राइवेटाइजेशन। आप देखें कि लगातार सरकार है प्राइवेटाइज करना चाहती है और अपने कंट्रोल से चीजें बाजार पर छोड़ना चाहती है कि अगर एयर इंडिया लगातार कई सालों से नुकसान में है तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको प्रॉफिट में करना है। एयर इंडिया खुद अपना संचालन क्यों नहीं कर पा रहा है और क्यों प्रॉफिट में नहीं हो पा रहा है, तो प्राइवेटाइज कर रही है कि प्राइवेट लोग आए और अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए खुद जिम्मेदार रहे, ना कि सरकार। फिर आप देखेंगे कि कोल सेक्टर में भी लगातार सरकार चाह रही है कि 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये प्राइवेटाइज करने की तरफ आगे की तरफ कदम। प्राइवेट ट्रेन वगैरह चलाने के प्रावधान किए जा रहे हैं कि अगर कोई चाहता है इन्वेस्ट करना तो वो जो भी किराया वगैरह है रेलवे डिपार्टमेंट को पे करके अपने उसी ट्रैक पर अपनी प्राइवेट ट्रेनें चला सकती हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। तो सरकार इसके द्वारा क्या करना चाहती है, अपने कंट्रोल से चीजें बाहर छोड़ना चाहती है। मतलब एक प्रकार से लिबरलाइजेशन का ही एक अगला चरण है, ठीक है ना। जो उदारीकरण होता है उसका ही एक चरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं। 6th ट्रेंड जो है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वित्तीय समावेशन। हम चाहते हैं कि देश के जो प्रत्येक व्यक्ति है वो उसका इंक्लूजन हो, मतलब देश की मुख्य धारा जो है वित्त की उसमें वो जुड़ जाए। तो जैसे कि उसको बैंक की सारी सुविधाएं मिले, तो फाइनेंशियल सुविधाएं जो होती हैं वो हम चाहते हैं कि बैंकों की सारी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। तो बैंकों की सुविधाओं का मतलब क्या होता है कि आपको मान लो एक सेविंग अकाउंट मिल जाए तो आपके पास जो भी पैसा बचता है उसको एक सेविंग अकाउंट में सेव कर सको, आप सुरक्षा बीमा करवा सको, दुर्घटना के समय पैसे की जरूरत पड़ती है, क्रेडिट फैसिलिटी, आपको लोन लेना है, कोई चीज़ खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, इन सब चीज़ों की सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यही है कि आम आदमी भी जो अपने घर के आसपास जो साहूकारों से लोन लेके कर्ज जाल में फंस जाता था वो बैंकों के पास आए, अपने पैसे वहां रखे, ज़्यादा है तो जरूरत है तो लोन भी बैंकों से ले, ताकि जो सरकार एक सिस्टमेटिक इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रही है उसका वो फायदा ले पाए। तो आपको पता होगा कि सरकार ने जन धन योजना शुरू की थी। तो लेटेस्ट डेटा में उसका आपको बताऊं तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है एम्पावरिंग द पुअर बैंकिंग द अनबैंक्ड, जो आज तक बैंकों से नहीं जुड़ पाए। ये पुराना डेटा है, हालांकि लेटेस्ट डेटा ये है कि वर्तमान में लगभग 42.5 करोड़ बेनिफिशरीज के रूप में जनधन अकाउंट खुलवा चुके हैं, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। सितंबर 2020 तक का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। और इन 42.5 बैंक अकाउंटों में लगभग 1.29 लाख करोड़ है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये अकाउंट खोले जा रहे हैं बिल्कुल गरीबों के लिए, जीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब आपको 0 रुपए पे ये अकाउंट खुल जाते हैं और कुछ भी मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है। और आपको रुपे कार्ड भी दे रही है सरकार, ठीक है ना, आपको इंश्योरेंस वगैरह भी दे रही है, बस आपको बोल रही है कि आप आधार लेके आओ और आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। ऐसे 42.5 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खोल लिए। और ऐसे जो छोटे छोटे लोग हैं, जो जैसे रिक्शा वाले हैं या दुकान वाले हैं, इनके पास 500 रुपये 1000 रुपये भी सेविंग होती है तो अपने अकाउंटों में रख रहे हैं, जो पहले बैंकों से नहीं जुड़े थे। ऐसे
पैसे जोड़ते जोड़ते लगभग 1.29 लाख करोड़ रुपए इन अकाउंटों में हो चुके हैं, जो आप समझ सकते हैं कि ये योजना कितनी सक्सेसफुल रही है, मतलब लोगों को जोड़ने के मामले में। ठीक है ना, तो ये डेटा आप जरूर याद रखना अच्छे से, क्योंकि लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे गरीब लोगों के पास भी, जिनके पास 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये भी होते हैं, तो वो भी ये पैसे जो है अपने घर में रखने की बजाय अब आज बैंकों में रख रहे हैं। सातवां जो बड़ा ट्रेंड देखा गया है वो है माइग्रेशन। तो कोविड-19 के पहले जो ट्रेंड था देश में वो ये था कि रूरल से अर्बन की तरफ लोग जाते थे। क्यों? बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते थे लोग, कि जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेगी उनको अर्बन शहरों में जाके। लेकिन पोस्ट कोविड क्या हो गया, अब अर्बन से रूरल की तरफ लोग भागे हैं, अपने घरों की तरफ, अपने गांव की तरफ जहां से वो आए थे, क्योंकि शहरों में तो और स्थिति और खराब है। ग्रामीण में तो अभी फिर भी एग्रीकल्चर वगैरह में काम चल रहा है लगातार, खरीफ की फसल और जो रही है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में रही है। तो एग्रीकल्चर में अभी भी जॉब के चांसेस हैं और लोग कम से कम भूखे मरने की स्थिति में तो नहीं रहेंगे, लेकिन शहरों में आप देखेंगे बहुत खराब स्थिति है। तो ये ट्रेंड आप देखेंगे कि अब बदला है, जो पिछले 5 से 10 सालों में रूरल से अर्बन की तरफ चल रहा था, अब अर्बन से रूरल की तरफ हुआ है। और एक और होता है अर्बन से अर्बन की तरफ, ये भी होता है बेटर जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए। तो 3 प्रकार के माइग्रेशन कहीं भी देखे जाते हैं। एक होता है रूरल से अर्बन बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अर्बन टू अर्बन बेटर लाइफ के लिए, और अर्बन टू रूरल है ये अपोजिट हुआ है पहली बार, जो माइग्रेशन के केस में, ऐसे डिजास्टर्स में, आपातकाल में या फिर बड़ी पेंडेमिक की स्थिति में ऐसा देखा जाता है। तो अर्बन से रूरल अब देखा गया है। 8वां जो बड़ा ट्रेंड है वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, कि श्रम शक्ति की भागीदारी दर। क्योंकि अभी तक आप देखोगे कि श्रम शक्ति जो थी असंगठित क्षेत्रों में, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनमें काम कर रहे थे। तो इसका एक मैं डेटा बताता हूँ, याद रखना कि भारत में देखो लगभग 65-35 का रेशो चलता है। 65% जो लोग हैं वो हैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, 35% जो लोग हैं ये हैं नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना, मतलब कुल 100% देश की जनसंख्या का 65% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, 35% लोग नॉन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। अब ये नॉन एग्रीकल्चर वाले जो कौन है 35 में, इसमें है 85% और 15% का रेशो। 85% जो लोग हैं ये नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं, मतलब डेली वेज वर्कर हुए, दुकानों वाले जो सड़कों पे दुकानें लगाते हैं वो है, दुकानें खोले हैं, मेडिकल वाले, हर प्रकार की दुकानों वाले 85% है। और 15% लोग हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, जिनको हम कहते हैं संगठित क्षेत्र, मतलब जिनके पास नियमित सैलरीड लोग हैं, जिनके पास काम करें या ना करें एक निश्चित महीने के अंत में सैलरी मिलती है। तो 65, 35 और 85, 50% का रेशो याद रखना। 15% लोग संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिनके पास सैलरीड लोग हैं, जिनको पास सैलरी मिलती है। तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आती हैं। 85% लोग नॉन ऑर्गेनाइज हैं, जो आप देखेंगे ऑटो वाले, रिक्शा वाले, दुकान वाले, ठेले वाले, चाय वाले, सभी प्रकार के लोग 85% में आते हैं, जो 35% जनसंख्या को कवर करते हैं देश के। और 65% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है ना, तो ये देखो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर का ऑटोमेशन हो रहा है, तो अब यहाँ अर्थव्यवस्था में नया चेंज लगातार देखने को मिल रहा है। तो आप देखोगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है लगातार ऐसे ट्रेंड आए कि घट रहा है। तो लेबर फोर्स में आप किन लोगों को काउंट करते हैं? हम देखते हैं 16 ईयर ओल्ड से लेके 65 ईयर, ऐसे लोग जो या तो जॉब में हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, या दे आर सर्चिंग फॉर द जॉब। ऐसे लोगों का ये परसेंटेज होता है कि जो 16 से 65 साल तक के ऐसे लोग जो या तो जॉब में हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को मिला के हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो निकालते हैं। तो भारत में अभी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रहा है 2018-19 का, वो था 37.5% लोग जो हैं वो लेबर फोर्स में आते हैं। ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जितना ज़्यादा होगा, वहाँ लोगों के श्रम करने वाले जो लोग हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब में हैं, ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो इस पॉपुलेशन के बाद जो 16 से कम है और 65 से ऊपर है, ये कहलाते हैं डिपेंडेंट लोग। ठीक है ना, मतलब उनसे उम्मीद नहीं की जाती कि वो अपना अब खर्चा निकाल लें, कि डिपेंडेंट लोग कहलाते हैं। तो श्रम भागीदारी रेशो ज़्यादा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी कम होती है। अगर जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लोग कम होता है तो डिपेंडेंसी बढ़ती है, मतलब अब वो लोग जॉब में भी नहीं है, रोजगार भी नहीं मिल रहा है और डिपेंडेंसी भी है उनके घर में, मतलब बच्चे भी ज़्यादा हैं और बूढ़े लोग भी ज़्यादा हैं। ठीक है ना, तो कुल पार्टिसिपेशन 37% है, लेकिन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है, श्रम शक्ति की भागीदारी, ये 18.6% है, जो दुनिया में बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाता है। मतलब दुनिया के जो आप केवल 10 देश गिने जहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं का सबसे कम है, तो उसमें 10वें नंबर पर भारत आता है। ठीक है ना, मतलब बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाता है। लगभग 18.6% महिलाएं ही श्रम भागीदारी हैं, मतलब काम कर रही हैं या करना चाहती हैं, मतलब बाकी लोग ना
कर रहे हैं ना करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो 2011 में ये 31% था, तो देख रहे हो आपके 18-19 में और घट गया है। तो ये जो है बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि महिलाओं को लेबर फोर्स में कैसे लाया जाए। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अब सारे कारण लिख सकते हैं, चाहे वो आपका जो भी जॉब प्रोफाइल में एक सेफ्टी का माहौल ना मिलना हो, या फिर समाज में इनइक्वालिटी हो, या बराबर अपॉर्चुनिटीज ना मिलना हो, सभी प्रकार के आंसर इसमें लिखे जा सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं तो पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, ये अभी तक की हाईएस्ट थी 2018-19 में, और अब कोविड के कारण जो मई का डेटा बताऊं तो लगभग 23% पर ये पहुंच जा चुकी है। मतलब लगभग हर चौथे में से चौथा व्यक्ति जो है वो जिसके पास रोजगार नहीं है, ना कुछ काम करना उसको मिल रहा है। तो माइग्रेशन की ये डेटा भी आप याद रखना है, ये कुछ 5 जो जगह हैं वो आप याद रखना जहाँ सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करके जाते हैं। तो इसमें देखो, आप देखोगे कि मुंबई है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, तवांग है, किन्नौर है, दमन है, दादरा नगर हवेली है, मुंबई सबर्न है, ठीक है ना, कोहिमा है, मोकचोंग है। ऐसे कुछ 5 जगह याद रखना, मुंबई, दिल्ली, नगर हवेली हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, ये प्रमुख जगह है। सबसे ज़्यादा लोग देखेंगे कि 20% ज़्यादा लोग माइग्रेट करके गए हुए हैं, बाकी की स्थिति इतनी ज़्यादा माइग्रेशन से परेशान नहीं है। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो शहरी निकाय हैं, वहाँ पर स्थिति खराब हुई है कुछ जगह पर। जो नॉर्मल ट्रेंड है वो ये है गिग इकोनॉमी का। गिग इकोनॉमी का मतलब देखो क्या होता है कि आजकल जैसे कि आपने देखा होगा कि उबर और ओला में जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, तो वो लोग परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं कि वो कितना काम कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है। इवन जो ओला और उबर की गाड़ियां होती हैं वो भी कई बार क्या होता है उन ड्राइवर्स की नहीं होती हैं। तो ऐसे लोग जो है गिग इकोनॉमी बनाते हैं कि ऐसे लेबर लोग जो मार्केट में काम कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर या फ्रीलांस के रूप में काम कर रहे हैं, उनके पास परमानेंट जॉब नहीं है, ऐसे लोग मिलकर गिग इकोनॉमी बनाते हैं। तो कोई भी कंपनी आजकल क्या करती है कि वो एक परमानेंट एम्प्लॉय जिसको हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, उसको हायर करने की जगह पर ऐसे लोग को हायर करते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आपको खाली ये काम करना है और आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, और काम खत्म होने के बाद वो वापस चले जाते हैं। ऐसे लोग को फ्रीलांस काम कहा जाता है। तो देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। मतलब अब हर कोई एक 9 घंटे के लिए जॉब नहीं करना चाहता, वो बोलता है कि 2 घंटे काम कराना है, इतने पैसे दो, बस हो गया, मैं फ्री तुम फ्री। तो आप देखोगे कि ये लगातार ऐसे काम करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वर्तमान में 15 मिलियन के आसपास, मतलब 1.5 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जो देश में फ्रीलांसर हैं या कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो ओला, उबर, जोमेटो, ये जितने भी लोग हैं आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो गिग इकोनॉमी बनाते हैं और ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फ्रीलांस वर्क के लिए ही हायर करते हैं। तो 10वां ट्रेंड आप देखोगे कि लगातार फॉरेन रिजर्व जो है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता जा रहा है। अगस्त 2020 में ये लगभग $541 बिलियन पर पहुंच चुका है। दुनिया की बात करें तो चाइना के पास सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, लगभग $3000 बिलियन का है। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा अमाउंट लगभग इन्होंने रख रखा है। मतलब भारत की इकोनॉमी से ज्यादा तो उनके पास रिजर्व उन्होंने सुरक्षित करके रखा हुआ है, $3.1 ट्रिलियन रुपए। बात समझ रहे हैं आप। इसके आधार पर जो है ये बहुत प्रभुत्व बना रखा हो, ये सब डॉलर के रूप में है। तो भले ही चाइना और अमेरिका की लड़ाई चलती रहे, लेकिन चाइना ने खुद बहुत पैसा जो है डॉलर के रूप में, एक तो गोल्ड लोन्स खरीद रखे हैं, गोल्ड खरीद रखे हैं, बिल्स खरीद रखे हैं, किसके, इन द डिनोमिनेटर ऑफ डॉलर। मतलब चाइना खुद नहीं चाहता कि अमेरिका डूबे, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है बिलियन का डॉलर के रूप में। और थर्ड नंबर पर आप देखेंगे कि $502 बिलियन जो है भारत के पास था। ये है पुराना डेटा है, लेटेस्ट आप देखेंगे अगस्त में $541 बिलियन पर पहुंच चुका है। तो ये फॉरेन रिजर्व क्या करता है कि देश में जब भी मार्केट कैसा होता है, अव्यवस्थित हो जाता है या फिर विदेशी किसी भी इवेंट के कारण प्रभावित होता है, तो इस बिलियन डॉलर का उपयोग करके स्टेबलाइज किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि रुपए की वैल्यू घटती है, जब भी रुपीस की वैल्यू घटती है तो मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई ये डॉलर जो है मार्केट में ले जाता है और इंडियन रुपीस को कम कर देता है, तो रुपीस की वैल्यू फिर से बढ़ जाती है। तो इस तरीके से देखो रुपीस और डॉलर में कन्वर्जन कभी कर सकते हो जब आपके पास डॉलर हो ऑलरेडी, क्योंकि हमको डॉलर में तेल भी खरीदना होता है, ऑयल डिपेंडेंस हमारी ऑयल ऊर्जा के रूप में बहुत ज़्यादा है, तो ऑयल खरीदने के लिए भी डॉलर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको एक किसी देश की इकोनॉमी की मेंटेन करना है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, क्योंकि दुनिया की करेंसी डॉलर ही है, तो आपको डॉलर होना चाहिए अगर आप अपने रुपीस को जो है मेंटेन करना चाहते हैं। तो लगातार आप देखेंगे कि फॉरेन रिजर्व लगातार बढ़ता जा रहा है, और वर्ल्ड का जो टोटल $8.7 ट्रिलियन है उसका सब देखेंगे 1/3 तो केवल चाइना के पास रखा हुआ है। जो 11th जो प्रमुख ट्रेंड इंडियन इकोनॉमी में देखा गया है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। मतलब विदेशी लोग डॉलर के रूप में पैसे लाते हैं, डॉलर या किसी भी रूप में अपने देश की करेंसी लाते हैं, और भारत में वो क्या करते हैं, निवेश करते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट देखो 2 तरीके से होता है, या तो इन्वेस्ट में कोई फिजिकल चीज
बनाते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब फिक्स कैपिटल बनती है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी के फॉर्म में, और इक्विटी का मतलब होता है मतलब शेयर मार्केट में वो खर्च करेंगे। तो आप याद रखो कि जो डॉलर के रूप में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश जो भारत में हो रहा है, अगर वो शेयर मार्केट में हो रहा है तो वो बहुत अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि इनको निकालना बहुत आसान है। और ये अगर अचानक से निकाल लेंगे तो भारत का जो शेयर मार्केट होगा बहुत फिर से ऊपर नीचे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है सेबी को और RBI को मिलके जो है बहुत सारे नॉर्म्स बनाने पड़ते हैं कि आप कितना पैसा एक दिन में निकाल सकते हो, कितना आप जमा कर सकते हो, कितने % आप कब निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो FDI का वो पैसा जो GFCF के रूप में आता है, मतलब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में आता है, उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। इसलिए GDP में देखोगे आप, GDP में 6 पिलर होते हैं, उसका प्रमुख पिलर होता है GFCF, जिसको हम बोलते हैं कि फिक्स कैपिटल कितनी बनी। क्योंकि अगर विदेश से डॉलर में पैसा आया और उन्होंने आके भारत में हॉस्पिटल्स की चेन बनाई, ठीक है ना, हॉस्पिटल की चेन बनाई है, सड़कें बनाई, या फिर डिफेंस का कोई वो कंपनी खोली, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग की, एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट बनाने की कंपनी डाली, तो वो फिक्स कैपिटल बनाएंगे, वो एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक रूम का किराया देंगी, तो वो अचानक से छोड़ के नहीं जा सकते रातों रात, ठीक है ना। तो वो फिक्स कैपिटल है, वो GDP में योगदान देता है। जबकि इक्विटी ऐसे होते हैं, मार्केट में लगाए जाते हैं कि अगर किसी ने फैला दिया कि शेयर मार्केट अचानक से गिरने वाले हैं, तो लोग रातों रात डॉलर का पूरा पैसा शेयर मार्केट से निकाल लेंगे, तो इंडियन शेयर मार्केट डूब जाएगा। तो ये जो इक्विटी वाला पैसा होता है ये अनस्टेबल होता है, और फिक्स कैपिटल वाला स्टेबल होता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इम्पैक्ट मार्केट को दर्शाता है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि वो इक्विटी वाला है कि नहीं है, इक्विटी वाला है कि फिक्स कैपिटल वाला है। तो 2017-18 का डेटा बताऊं तो लगभग $60 बिलियन भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया था। तो हर साल का आप लेटेस्ट डेटा मिलेगा तो आप इसको अपडेट करते रहना। फिर देखेंगे अगला ट्रेंड ये है कि भारत में एग्रीकल्चर के बाद देखो विनिर्माण में जो है विकास नहीं हुआ, और सीधा सीधा एग्रीकल्चर ने जंप कर दिया किसमें, सेवा क्षेत्र में। अगर एग्रीकल्चर से विनिर्माण में डेवलपमेंट होता है, मतलब एग्रीकल्चर से यदि मैन्युफैक्चरिंग में डेवलपमेंट होता है, तो बहुत सारे लोग इसमें काम करने लगते हैं। तो ऐसे देशों में कभी रोजगार की समस्या नहीं होती है। लेकिन भारत में विनिर्माण का डेवलपमेंट हुआ नहीं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग थी हम इंपोर्ट करने लगे, मतलब हम आयात करने लगे बाहर से, तो भारत में विनिर्माण हो ही नहीं पाया और सीधा सेवा क्षेत्र का विकास हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे सेवा क्षेत्र का GDP में योगदान तो बहुत ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे लोगों को रोजगार देने में ये काम का नहीं है। तो आप देखोगे कि भारत में सेवा क्षेत्र जो है बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट की स्थिति को दर्शाता है। तो 2016, 17, 18 और 18-19 की बात करूं तो लगभग $208 बिलियन का एक्सपोर्ट किया सेवाओं का भारत ने, और 126 का आयात किया। तो मतलब $81.9 बिलियन जो है इसका प्रॉफिट भारत को रहा है। लगभग इतना ही हर साल रहता है और ये बढ़ते जा रहा है। तो आप देखोगे जितनी भी TCS कंपनी है या दूसरी इन्फोसिस है, ये सारी की सारी जो है सर्विसेज देती हैं, मतलब सस्ते में सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं और विदेशों में बेचते हैं सस्ते में। वही सॉफ्टवेयर जो अमेरिका में बनवाएगा तो महंगा पड़ता है, तो वो भारत से बोलता है कि आप बना के दे दो तो आपको पैसे दे देंगे हम। तो ये जो कहलाती है ग्लोबल वैल्यू चेन कहलाती है, ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन। क्योंकि भारत में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो इंग्लिश बोल सकती है और समझ सकती है, और ऐसे इंजीनियर्स हैं जो काम कर लेते हैं। तो इन्फोसिस और जो TCS वगैरह होती हैं ये ऐसे इंजीनियर्स को हायर करके उनको ट्रेन करती हैं और काम करना सिखाती हैं। भले ही आप किसी भी ब्रांच के हो या आपको तो कुछ ना आता हो, वो ट्रेन करते हैं और फिर आपको जो है वो काम करने के लिए एक्सपर्ट बना देते हैं, और आपको वो जो है सस्ते में लेके और इस टाइप का काम करवा के उनको एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए TCS इन्फोसिस वगैरह देखोगे आप बहुत ही प्रॉफिट में होती हैं। भारत में लगभग 1 लाख इंजीनियर हर साल ऐसे निकलते हैं जो वैश्विक स्तर का काम करने जानते हैं, मतलब ग्लोबल लेवल पे अच्छा काम कर सकते हैं। लगभग 6 लाख हर साल निकलते हैं, उनमें से 1 लाख ऐसे होते हैं जो देश में ठीक ठाक काम ऐसा कर सकते हैं जो वैश्विक लेवल का है, ठीक है। तो ये ट्रेंड मैंने आपको बताया सारे लेटेस्ट डेटा के साथ। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सबका जो डेटा को कंपाइल करना आप, और जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह आती रहेंगी उसको एक साथ रखते जाना। BPSC का जो भी सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके। बात ये है कि आप उसको जो भी डेटा मिल रहा है उसको अपडेट करते जाना और रिवाइज करते रहना। आई होप कि ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। अपना फीडबैक जरूर देना, आप सब्सक्राइब करके कमेंट करना, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल द बेस्ट।